नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। प्यारे मित्रों, मैं आज आप सभी लोगों को एक ऐसे महान समाज सुधारक, शायर, जो कुछ भी आप कह लें, साहित्यकार के विषय में बताता हूँ, जिनके कलम के चलने से सत्ता की जो सत्ता का जो अहंकार होता था, वह अहंकार थर थर काँप उठता था, थर्राने लगता था। ऐसे मानो प्रतीत होता था कि जैसे जैसे डर का एकदम क्लाइमेक्स आ चुका हो। जिनके लेखनी से सत्ता के गलियारे में हाहाकार मच जाता था, जिसने भ्रष्टाचार पर ऐसा प्रहार किया अपनी लेखनी से कि भ्रष्टाचार का गला ही कट सा गया। उनकी कलम किसी तलवार से कम न थी। उनकी कलम समाज के उस गरीब व्यक्ति तक जाती थी जिसके नसीब में एक निवाला भी दिन भर में न होता था। ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम। बात कर रहे हैं आदम गोंडवी साहब का। आदम गोंडवी साहब का। आदम गोंडवी साहब 1947 में पैदा हुए थे और 2011 में उनकी मृत्यु हुई थी। सबसे बड़ी बात है प्यारे मित्रों, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले गोंडा ज़िले के थे। गोंडा ज़िले में पैदा होने के कारण इन्हें लोग गोंडवी कहते थे। आदम गोंडवी के नाम से ये अपनी कविताएं, अपने शेर लिखा करते थे। इनका असली नाम रामनाथ सिंह था। इनकी ये ठाकुर बिरादरी से हुआ करते थे, लेकिन सबने उन्हें आदम गोंडवी के नाम से ही जाना। वो आदम गोंडवी जो ताकतवर कुर्सियों के फरमान ताउम्र अपने पोएटिक वक्तव्यों से खारिज करते रहे, सत्ता को सदैव चुनौती देते रहे। उन्होंने गज़ल में रूमानियत के चोंचले नहीं पाले, जनता की बात कहना चुना और बुराइयों के खिलाफ अदबी जंग छेड़ी। मतलब ये जो है, कह लें कि रूमानियत के चोंचले कहानियाँ नहीं लिखते थे, मोहब्बत की बात नहीं लिखते थे कि एक लड़का है, एक लड़की है, रूमानियत करे, उसकी बात लिखें ना। इन्होंने समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, जो इनइक्वालिटी थी, असमानता थी, उसकी बात की। शोषण के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई, अपनी कलम उठाई। ऐसे थे, इतने महान साहित्यकार थे। ये एक लड़की या एक लड़के के प्यार की कहानी को नहीं लिखते थे। इनका संसार बहुत उत्कृष्ट संसार था, सामाजिक संस्कार था। ये शायर जब अपने बगावती जज्बात से भरे शेर पढ़ता था तो लगता था कि एक पल में सारी व्यवस्था को बदल देना चाहता है। इन्हें कि लिखने की, इनके अंदर जो सामाजिकता, लिखने की खलबलाहट थी, समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए जब इनकी कलम उठती थी तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो अभी ये क्षण भर में पूरी व्यवस्था को ही पलट देंगे। इतना व्यंग्य हुआ करता था इनकी रचनाओं में, इनकी कलम में। ये शायरी गरीब और पंक्ति में सबसे पीछे खड़े आदमी का हथियार बनी। और इनकी शायरी जो है, जो पंक्ति में सबसे पीछे व्यक्ति खड़ा होता है, द लास्ट पर्सन इन द क्यू, आखिरी व्यक्ति, उसकी भी आवाज़ इनकी कलम उठाती थी। उनकी वो कविता बड़ी मशहूर है जिसका नाम है मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। इनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। उसमें एक लड़की का रेप हो जाता है, एक लड़की का बलात्कार हो जाता है। उस बलात्कार को दबाने के लिए ठाकुरों के लोगों ने या ठाकुर लोगों ने क्या क्या किया, आप इसको जो है समझ सकते हैं। अगर हाथरस का कांड देखें तो कहीं नहीं, जब मैं इनको पढ़ता हूँ तो मुझे हाथरस का कांड याद आ जाता है, या जब मैंने हाथरस को देखा तो इनकी कविता मुझे याद आ रही है कि ये कितनी बढ़िया बात लिखते हैं। तो गोंडवी बनना इतना आसान नहीं। तीखे तेवर थे गोंडवी साहब के, एकदम बड़े बड़े धराशायी हो जाते थे इनकी कलम के सामने। ये मोहब्बत या छिछोरे पर की बात न लिखते थे। इनकी कविताओं में गंभीरता थी, व्याप्त बुराइयों को दूर करने की ताकत थी, और जिसमें
अदम ने नई मोनालिसा कहा है। अगर हम देखें तो इनकी जो कविता है जिसका मैंने भी जिक्र किया, उसमें जिस लड़की का रेप होता है उसको ये मोनालिसा से तुलना करते हैं। खैर दोस्तों, और ये जो है मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें 1998 में दुष्यंत कुमार प्राइज़ भी दिया था। इनके देखिए दो रचनाएं प्रमुख हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक है धरती की सतह पर और दूसरा है समय से मुठभेड़। धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ना। और इन्होंने प्लाइट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कास्ट, दलित्स, इम्पोवरिश्ड पीपल के बारे में बात की है, यानी कि जो समाज के दबे कुचले लोग हैं ये उनकी बात करते हैं। इनकी जो कविता है मैं तुम्हें क्या था, अगर देखें हम जो कविता थी इनकी कि मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। ये कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत फेमस कविता है दोस्तों, आप भी पढ़ना है इसको ना, देखिएगा। इसमें छिछोरेपन की बात नहीं है, मोहब्बत की बात नहीं है, ये है एक इंसान के दर्द को समझने की। एक वह लड़की जिसका रेप हो जाता है और उसको न्याय तक नहीं मिलता हो। दोस्तों पढ़ेंगे आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। मोहब्बत की कविता नहीं, इस समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और इस भ्रष्ट लोगों की कहानी है। कितने अनैतिक रूप से जिनका पतन हो चुका है, नैतिक रूप से जिनका पतन हो चुका है, जो अनैतिकता के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। कविता उन पर प्रहार है। एक बच्ची जिसका कुछ लोगों ने रेप कर दिया था, कुछ ठाकुरों ने रेप कर दिया था, उसी की व्यथा इसमें आदम गोंजवी साहब ने की। गोंजवी साहब गोंडा जिले के थे, बस्ती गोंडा फैजाबाद आप जानते होंगे, उसी के पास में है। तो ठीक है मित्रों, पढ़ता हूँ। इनका शीर्षक पोएम का आप लोग को मैंने बता ही दिया कि मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। सुनिएगा, कहते हैं, आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। सोचिएगा, कहते हैं एक गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूब कर। है संगी सिर पर बनौली कौड़ियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। यानी कि हर खुआ की छोकरी कुछ घास वगैरह लेकर के अपने सर पे वापस आ रही है। तो है सधी सिर पर बिनौली कड़ियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। इतनी हर खुआ नाम का व्यक्ति था, उनकी एक पुत्री थी, वो जो है अपना घास वगैरह जो कुछ भी लेकर के अपने सर पर एक रास्ते से चली आ रही है। चल रही है छंद के आयाम को देवी दिशा, चल रही है छंद के आयाम को देवी दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। जानते हैं इसको मोनालिसा कहते हैं कि तुम तो मोनालिसा के समान। सोचो कि मोनालिसा का उसको मतलब एडजेक्टिव देते हैं, विशेषण देते हैं। कैसे यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। और वो जानते हैं वो डरी डरी सी लग रही है, उस मोनालिसा वो डरी है, ऐसा लग रहा है जैसे वो कुम्हला सी गई हो और घबरा सी गई हो। कल को यह वाचाल, सुनिएगा, कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। लेकिन जो इतनी वाचाल हुआ करती थी, इतने बोलने वाली हुआ करती थी, जो हमेशा हंसती मुस्कुराती और बेमतलब में भी बोला करती थी, आज वो खामोश, उसकी खामोशियों ने कवि को भी खामोश कर दिया है। समझिएगा दोस्तों। लेकिन वो लड़की आज सोचो क्यों इतनी वो खामोश है, वो क्यों नहीं वाचालता दिखाती, वो चंचलता क्यों नहीं दिखाती, क्यों वो चुप है, शांत क्यों है। इतनी बोलने वाली जो हंसती मुस्कुराती थी, कुछ तो है दोस्तों। क्या है आप देखिए आगे।
कल को यह हवा चाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को। सो रही बूढ़ी ओ सारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। शाम का समय हो रहा है, सूरज डूबने वाला है। उसका पिता कहीं काम पर गया है, किसी काम से गया है। उसकी बूढ़ी माँ घर पे खाट पे सो रही है। सोचो, समझते रहना, इसमें कुछ कठिनाई नहीं, आप लोग समझेंगे। घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में। क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है हाथ में। सुनिएगा। डूबती सूरज की किरणें खेलती थीं रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में। क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी की बाहों में थी। कृष्णा नाम था उसका लड़की का, कृष्णा। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। अब भेड़िए घात लगा के बैठे थे कि आने तो दो, अभी उसको धर दबोचते हैं। वो मोनालिसा की तरह सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। घास लिए सर पर गट्ठर लिए सर पर चली आ रही थी। उसे क्या पता था कि कौन सी अनहोनी होने वाली है। वो उस अनहोनी की खबर से बेखबर थी और वो चली आ रही थी। और पीछे से ना किसी ने उसको धर दबोचा, उसका घास का गट्ठर गिर गया। और जब वो ये देखने के लिए पीछे मुड़ती है कि कौन है, तो देखती है कि अरे ये तो कोई हैवान है, कोई भेड़िया है। और वह उस भेड़िए की बाहों में जा समा गई। उसको जबरन अपनी बाहों में घसीट लिया गया। भेड़िए घात लगा के बैठे थे। प्यारी बच्ची जो कली की तरह से मुस्कान करती थी ना, कुम्हला सी गई। इतना होते होते चीख निकली भी तो होठों पे ही घुट कर रह गई। छटपटाई पहले, फिर ढीली पड़ी, फिर ढह गई। अब जब भेड़ियों ने पकड़ लिया तो उसने चीखना चाहा, लेकिन उसकी चीख होठों से बाहर भी ना आ पाई। इतनी असहाय मजबूर। पकड़ लिया उन भेड़ियों ने उसके मुंह को, वो चीखने भी ना पाई। और उसके बाद उसे निवस्त्र कर दिया। इसको निवस्त्र करने के बाद उसके साथ अनैतिक कार्य करते, अंडर्स कर दिया। उसके बाद जो है इमोरल एक्टिविटी करते, इरोटिक आइज, सब व्यर्थ होने वाला। तो वही है कि छटपटाई पहले, फिर ढीली पड़ गई, फिर ढह गई। पहले तो उसने खूब चिल्लाया, छटपटाया कि मुझे निवस्त्र न करो, मेरे कपड़े मत उतारो, मेरे साथ भैया कुछ गलत न करो, भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दो। फिर वो भेड़िए भगवान तो क्या, जब हैवानियत का भूत सर पर चढ़ जाता है तो नैतिकता, समाज, नियम कानून सब सामने हो जाता है। उनके अंदर शैतान बस चुका था। वो छटपटा रही थी, चिल्ला रही थी, भैया भैया कह के संभवता कह रही होगी छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो, भगवान के वास्ते छोड़ दो। पर इन भेड़ियों ने उसे नहीं छोड़ा, उसे बख्शा नहीं। फिर वो ढीली पड़ गई। उसके साथ उन्होंने वो अनैतिक कार्य पूरा कर दिया और करके वो अपनी हवस को मिटा करके चले गए। उसके बाद वो ढीली पड़ गई। उसे ऐसे लगा कि जैसे उसकी ज़िंदगी किसी ने छीन ली है। उसके पास अब कुछ नहीं बचा। वो सिर्फ और सिर्फ एक खोखले शरीर की मालकिन थी, कुछ न था उसके पास। रौंद दिया उस कली को, रौंद दिया उस फूल को, कुम्हला गया वो फूल और कुम्हला गई वो कली। खुशबू देने वाली कली को इन लोगों ने बदबूदार कर दिया, कुछ न बचा उसके पास।
सिर्फ ये हाड़ मांस का ये शरीर बचा, कुछ न था उसमें। मिट गई उसकी सारी वो कौमार, उसका लूट लिया गया, उसको छिन्न भिन्न कर दिया गया इन भेड़ियों के द्वारा। तो वही साहब लिखते हैं, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई, दिन तो सूरज के कछारों में कब का ढह गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। इधर सूरज अंधेरा हो रहा था, सूरज ढल गया और उधर उसका कौमार ढल गया, खत्म हो गई उसकी दुनिया, कुछ नहीं बचा दोस्तों। अब दोस्तों हम अगला भाग आपको भाग 2 में बताते हैं। आप भाग एक देख रहे हैं, आप दूसरा भाग भी देखें। पुनः मैं इस कविता को पढ़ूंगा पर अर्थ न बताऊंगा, और आप समझते चलना, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। इस वीडियो में आपको पूरा जो है दे दिया जाएगा। और दोस्तों एक मुसीबत की घड़ी है, मुसीबत की कहानी है, आप समझें इसको। आदम गोंडवी को आप पढ़ते रहो, गोंडा जिले के थे।